अगर बाजार बहुत महंगा हो जाए तो क्या आपका म्यूचुअल फंड अपने आप इक्विटी को कम कर सकता है और बाजार गिरने के बाद फिर से इक्विटी बढ़ा सकता है? दरअसल जियो ब्लैक रॉक अब इसी आइडिया पर एक नया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यहाँ सिर्फ जियो और ब्लैक रॉक के बड़े नाम की बात नहीं हो रही है। इस फंड में टेक्नोलॉजी, फंड मैनेजर्स और डायनेमिक एसेट एलोकेशन, ये तीनों मिलकर के तय करेंगे कि आपका पैसा इक्विटी में कितना रहेगा और डेट में कितना रहने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इससे रिस्क वास्तव में कम हो जाएगा और क्या 500 रुपए से शुरू होने वाला ये फंड एग्जिस्टिंग बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से कुछ अलग कर पाएगा? पहले साफ कर दें कि जियो ब्लैक रॉक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड अभी लॉन्च नहीं हुआ है। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने 13 अगस्त 2026 को इसका ड्राफ्ट स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सेबी के पास में जमा किया है। यानी कि फिलहाल ये एक प्रपोज्ड स्कीम है और एनएफओ की तारीखें अभी तक अनाउंस नहीं हुई हैं। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लंबी अवधि में कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ इनकम जनरेशन करना है। इसके लिए फंड इक्विटी और डेट के बीच एलोकेशन को मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग बदल सकेगा। ड्राफ्ट के मुताबिक फंड अपनी टोटल एसेट का 65 to 90% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में रख सकता है, जबकि 10% से 35% डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगाए जा सकते हैं। सुनने में इसका मतलब आपको ये लग सकता है कि इन्वेस्टर हर समय कम से कम 65% सीधा शेयर बाजार में एक्सपोज रहेंगे। लेकिन कहानी यहाँ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्कीम इक्विटी डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल हेजिंग के लिए कर सकती है। इससे एक्चुअल यानी कि नेट इक्विटी एक्सपोजर 65% से नीचे जा सकता है। ड्राफ्ट को समझाते हुए उदाहरण में कहा गया कि अगर ग्रॉस इक्विटी 70% है और उसमें से 40% हेज कर दिया जाए तो इफेक्टिव नेट इक्विटी एक्सपोजर करीब 30% रह सकता है। यानी कि इसका असली खेल सिर्फ ये नहीं होगा कि फंड कितने शेयर्स खरीद रहा है, असली सवाल होगा कि नेट इक्विटी एक्सपोजर कितना है। यही फिगर बताएगी कि फंड मैनेजर उस समय मार्केट पर कितना ज्यादा बुलिश या फिर कॉशियस है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच लगते हैं तो पोर्टफोलियो हेज करके इक्विटी रिस्क घटाया जा सकता है, और अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगने लगे तो हेजेस कम करके इक्विटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सकता है। और यही बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सबसे ही बड़ा पोटेंशियल बेनिफिट है। इन्वेस्टर को खुद मार्केट टाइमिंग करने की जरूरत कम पड़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर आपको नुकसान नहीं होने वाला है। इसके नाम में बैलेंस्ड जरूर आपको नजर आता है, लेकिन सेबी फाइलिंग से जुड़ी डिस्क्लोजर के मुताबिक स्कीम का रिस्कोमीटर वेरी हाई रिस्क पर है, जबकि इसके बेंचमार्क का रिस्क लेवल हाई बताया गया है। और इसीलिए इसे एफडी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड या लो रिस्क हाइब्रिड प्रोडक्ट समझना बड़ी गलती होगी। इक्विटी एक्सपोजर बड़ा रहने वाला है, मार्केट क्रैश में एनएवी गिर सकता है, एसेट एलोकेशन मॉडल गलत समय पर सिग्नल दे सकता है, और डेट पोर्टफोलियो में भी इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट रिस्क हो सकता है। स्कीम डॉक्यूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हासिल करने की कोई भी गारंटी यहाँ पर नहीं देते हैं। अब आते हैं इस फंड के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ फंड मैनेजर के ट्रेडिशनल रिसर्च पर डिपेंड नहीं करेगी। जियो ब्लैक रॉक का सिस्टमैटिक अप्रोच फंड मैनेजर्स के रिसर्च को ब्लैक रॉक ग्रुप के सिग्नल रिसर्च स्कोर के साथ में यहाँ पर कंबाइन करता है। जियो ब्लैक रॉक अपनी दूसरी सिस्टमैटिक स्ट्रेटजीज भी यहाँ पर वैल्यूएशन, क्वालिटी, ग्रोथ, मैक्रो कंडीशंस, एनालिटिक्स सेंटिमेंट्स और मोमेंटम जैसे सिग्नल्स और बिग डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल से जानकारी देता है। इसके अलावा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में ब्लैक रॉक का अलादीन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन से आपको बचना बेहद ही जरूरी है कि अलादीन कोई ऐसा एआई नहीं है जो ये बता दे कि कल निफ्टी ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, बल्कि ब्लैक रॉक के मुताबिक अलादीन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और रिस्क एनालिसिस प्लेटफॉर्म है जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, रिस्क एनालिटिक्स, डेटा और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस को एक साथ जोड़ता है। ब्लैक रॉक खुद ये भी साफ करता है कि अलादीन के मॉडल फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी बिल्कुल नहीं देते हैं। यानी टेक्नोलॉजी डिसीजन मेकिंग को डिसिप्लिन और डेटा ड्रिवन बना सकती है, लेकिन मार्केट रिस्क खत्म नहीं कर सकती। पोर्टफोलियो बनाते समय ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लिक्विडिटी, रिस्क लिमिट्स और सेक्टर और स्टॉक लेवल कॉन्स्टेंट जैसे फैक्टर्स भी देखे जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि यहीं से फंड का सबसे बड़ा टेस्ट हो सकता है कि शुरू हो जाए। टेक्नोलॉजी का नाम कितना बड़ा है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि ये सिग्नल्स एक्चुअल इंडियन मार्केट साइकिल में कितने इफेक्टिव साबित होते हैं।
एक्सेसिबिलिटी के मामले में जियो ब्लैक रॉक ने एंट्री बैरियर काफी नीचे रखा है। लमसम इन्वेस्टमेंट की मिनिमम अमाउंट 500 रुपए होगी। एसआईपी भी 500 रुपए से शुरू होगी और कम से कम 6 इंस्टॉलमेंट की जरूरत यहाँ पर आपको पड़ेगी। एडिशनल परचेज और स्विच इन के लिए मिनिमम अमाउंट 500 रखा गया है। ड्राफ्ट के मुताबिक एनएफओ प्राइस 10 रुपए प्रति यूनिट और फिलहाल एग्जिट लोड निल प्रस्तावित है। हालांकि एनएफओ की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही प्लान्स आपके लिए अवेलेबल होंगे और दोनों में केवल ग्रोथ ऑप्शन ही आप लोगों के लिए शामिल किया गया है। बेंचमार्क में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। फंड्स का बेंचमार्क होगा निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स TRI। यहाँ इन्वेस्टर्स को ये बात समझना जरूरी है कि बेंचमार्क का स्ट्रक्चर 50-50 हाइब्रिड है, जबकि स्कीम का ग्रॉस इक्विटी एलोकेशन 65 to 90% तक किया जा सकता है। इसीलिए सिर्फ बेंचमार्क को देखकर फंड के एक्चुअल रिस्क को जज करना पर्याप्त नहीं होगा। आपको आगे चल करके 3 नंबर जरूर देखने चाहिए: ग्रॉस इक्विटी, नेट इक्विटी और डेट एलोकेशन। इन तीनों को साथ देखकर ही पता चलेगा कि फंड वास्तव में अग्रेसिव है या फिर डिफेंसिव है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या एनएफओ में पैसे लगा देना चाहिए। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस आता है। जियो ब्लैक रॉक के पास ग्लोबल ब्लैक रॉक एक्सपर्टीज है, सिस्टमैटिक सिग्नल्स हैं और अलादीन जैसी जरूरी टेक्नोलॉजीज हैं। केवल इस पर्टिकुलर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का अभी कोई लाइव परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि स्कीम अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। इसलिए केवल जियो ब्लैक रॉक अलादीन देखकर एनएफओ में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं होगा। लॉन्च के बाद इन्वेस्टर्स को खास तौर पर देखना चाहिए, सबसे पहली बात कि फंड इक्विटी एलोकेशन कब और किस तेजी से बदलता है। दूसरा, मार्केट गिरावट के समय नेट इक्विटी एक्सपोजर वास्तव में कितना रिड्यूस किया जा सकता है। तीसरा, एक्सपेंस रेशियो कितना रखा जाता है। चौथा, दूसरे एस्टैब्लिश्ड बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के मुकाबले इसकी वोलेटिलिटी और डाउनसाइड प्रोटेक्शन कैसा रहता है। और पांचवा, कि बुल मार्केट में ज्यादा हेजिंग कहीं रिटर्न को जरूरत से ज्यादा प्रेशराइज तो नहीं कर रही है, क्योंकि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में चैलेंज सिर्फ क्रैश से बचना नहीं होता, बल्कि मार्केट गिरने से पहले रिस्क घटाना और मार्केट सुधरने के बाद अपने एक्सपोजर को दोबारा से रीगेन करना होता है। और यही काम कंसिस्टेंटली करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। ये फंड उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है जो प्योर इक्विटी फंड की तुलना में इक्विटी और डेट का डायनेमिकली मैनेज कॉम्बिनेशन चाहते हैं और खुद बार बार एसेट एलोकेशन नहीं बदलना चाहते हैं। लेकिन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए सिर्फ बैलेंस्ड शब्द देख करके इसमें एंट्री लेना सही नहीं होगा, क्योंकि प्रपोज्ड स्कीम का रिस्क मीटर खुद वेरी हाई रिस्क है। जियो ब्लैक रॉक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सबसे बड़ा यूएसपी 500 रुपए से एंट्री शुरू नहीं है, बल्कि इसकी असली कहानी ह्यूमन फंड्स मैनेजर्स, ब्लैक रॉक सिग्नल, अलादीन टेक्नोलॉजी, डायनेमिक इक्विटी हैजिंग कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और साथ ही साथ पेपर पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अप्रोच सोफिस्टिकेटेड हमें नजर आता है, लेकिन अल्टीमेटली देखें तो इन्वेस्टर्स के लिए फैसला ब्रांड नेम या फिर टेक्नोलॉजी से नहीं करना होगा। फैसला करेगा एक्चुअल परफॉर्मेंस, फंड सही समय पर रिस्क कितना घटाता है, सही समय पर इक्विटी कितना बढ़ाता है और ये काम किस कॉस्ट पर करता है। इसलिए फिलहाल इसे बाजार गिरने से बचाने वाला फंड नहीं, बल्कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से रिस्क और रिटर्न को डायनेमिकली मैनेज करने की कोशिश करने वाला वेरी हाई रिस्क हाइब्रिड फंड समझना ज्यादा सही होगा। अब सवाल आपसे है, अगर जियो ब्लैक रॉक का ये फंड लॉन्च होता है तो क्या आप इसमें 500 रुपए की एसआईपी शुरू करना चाहेंगे या पहले 6 से 12 महीने इसका परफॉर्मेंस देखना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।